नमस्कार दोस्तों, जीएल सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 10 की प्रश्नावली पहली, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, और इसकी प्रश्नावली 1.1 चल रही थी। अपने 2 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो चुके थे। अपने तीसरा प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो पूर्णांक दे रखे हैं उनके एलसीएम और एचसीएफ हमको निकालना है। इस तीसरे प्रश्न में 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने। इसी तरह इसके कारण है और इसी तरह इस प्रश्न के कारण है। तो सबसे पहले हल, पहला प्रश्न वापस लिख लेता हूं। पहला प्रश्न है 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हम जो दी गई संख्या है उनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूं, 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर वापस 2 का देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। और फिर 3 का देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। मतलब 12 के अभाज्य गुणनखंड आगे 2, 2 और 3। इसी तरह किसके करेंगे? 15 के करेंगे। 15 के करते हैं इधर, 3 का भाग जाएगा 5 बार, 3 तो 5 15। फिर 5 का दिया, इसमें कितनी बार जाएगा? 1 बार। ठीक है। अब 21 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 3 का भाग देंगे, 3 7 21। फिर साथ में किसका देंगे? 7 का। तो कितनी बार गया? 1 बार। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब तीनों के अभाज्य गुणनखंड इधर लिख लेता हूं यहाँ पे। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 3। इनके बीच में उड़ा का चिन्ह लगा दिए। इसी तरह 15 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 15 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 3 गुणा 5। और इसी तरह लिखेंगे किसके? 21 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तो कितने आ गए? 3 गुणा 7। अब हमको क्या निकालना है? सबसे पहले मैं इनका एचसीएफ निकालता हूं। इन तीनों संख्याओं का निकालता हूं एचसीएफ। तो मैं लिख लेता हूं 12, 15 और 21 का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में बोलते हैं मैसर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मैसर भी लिख सकते हैं, महत्तम समापवर्त्य। अब देखो मैसे कैसे निकालते हैं। जो तीनों संख्या दे रखी है उसके अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंडों में भी हमको क्या देखना है कि इन तीनों संख्याओं का सार गुणनखंड कितना है। सार गुणनखंड मतलब इन गुणनखंडों में कॉमन संख्या कौन सी है जो तीनों में हो। तो देखो इसमें देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, अर्थात 3 12 का भी गुणनखंड है, 3 15 का भी गुणनखंड है और 3 21 का भी गुणनखंड है। तो ये 3 इन तीनों संख्याओं का क्या कहलाता है? सार गुणनखंड कहलाता है। और सार गुणनखंड ही तीनों संख्याओं का क्या होगा? मैसर होगा। अर्थात जो सार गुणनखंड होता है वो दी गई संख्याओं का मैसर होता है। तो इसका मैसर कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। अब हम क्या निकालेंगे? ये तो मैसर हो गया। अब हम तीनों संख्याओं क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। और 21 12 15 और 21 का एलसीएम, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, इसको लिखते हैं हिंदी में लेसर। हिंदी में क्या लिखते हैं? लेसर। देखो लेसर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? जो हमने वैसे निकाला है उसको लिख लेंगे, अर्थात इसका सर्वगुणनखंड लिख लेंगे दी गई संख्या होगा।
और सारे गुणनखंड के अलावा जो संख्या बच रही है अर्थात जो गुणनखंड बच रहे हैं उनको और गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे बच रहा है 2 गुणा 2, फिर इसमें क्या बच रहा है 5, तो 5 से गुणा कर देंगे, और इसमें क्या बच रहा है 7। तो ये इनका क्या आ जाएगा लसाई या एलसीएम। तो गुणा करके लिख देते हैं। तो 4 देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 पंजो 60। तो 60 और गुणा में कितना आ जाएगा 7, और 7 को उससे गुणा कर देंगे 60 से 7 42, तो कितना आ गया 420। एक तो ये तरीका है एलसीएम निकालने का, लसा निकालने का एक तो ये तरीका। तो एक दूसरा तरीका है कि आप तीनों जो संख्या दे रखी है इनके एक साथ क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो मैं इधर बता रहा हूँ जो अपना सेकंड तरीका, आप उससे भी इसको लसा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 12, 15 और 21 को एक साथ लिख लेंगे, तो ये तो हो जाएगा अपना 12, 15 और कॉमा में 21। अब सबसे पहले 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 12 में 6 बार, 15 में नहीं जाएगा ऐसे कैसे लिख लिया, और 21 में भी नहीं जाएगा तो यहाँ पर लिख दिया। वापस किसका देंगे 2 का, तो 2 का भाग दो, 6 में जाएगा 3 बार, 12 में 15 में नहीं जाएगा ऐसे कैसे लिख लिया, और 21 में भी नहीं जाएगा ऐसे कैसे लिख लिया। अब किसका देंगे 3 का देंगे, तो 3 का 3 में जाएगा 1 बार, 15 में जाएगा 5 बार, और 21 में जाएगा 7 बार। अब किसका देंगे 5 का, तो 5 का दे लेते हैं। 1 का ऐसे कैसे 5 एकम 5, और फिर 7 का 7, फिर किसका जाएगा 7 का, तो 1, 1, 1, तो ये इसके क्या हो गए तीनों के एक साथ अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम इसका एलसीएम निकालना चाहे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, अर्थात 12, 15 और 21 का एलसीएम, 21 का एलसीएम, तो गुणा कर लेंगे इसको, जो भी गुणनखंड है सबके 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, गुणा करेंगे तो 2 4, 4 3 12, 12 पंजो 60, गुणा में 7, और कितना आ जाएगा 420। यहाँ भी 420 आ रहा है, और यहाँ भी कितना आ रहा है 420। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे दोनों में से, तो ये इसका सेकंड मेथड हो जाएगा। दूसरी विधि तो आप इस मेथड से भी एलसीएम निकाल सकते हैं जो आपको। ये तो अपना तीसरे का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तीसरे का दूसरा और तीसरा इसी तरह से होंगे, तो हम उसको भी करते हैं। इसको मिटा देता हूं। तब लिख लेते हैं तीसरे का दूसरा प्रश्न। 17, 23 और 29, इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना पहले तो, और फिर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखो जो ये तीनों ही अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी और 29 भी, और अभाज्य संख्या होती है तो अभाज्य संख्याओं में केवल खुद ही का ही भाग जाता है, क्या एक का जाता है भाई, या तो खुद का भाग जाएगा या फिर एक का जाता है। तो गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड कर लेते हैं डायरेक्ट। तो 17, अब 17 में किसका भाग जाएगा 17 का जाएगा, तो एक बार चला गया। इसी तरह किसका आ जाएगा 23 का, तो 23 में 23 का ही जाएगा एक बार, और 29 में भी 29 का ही जाएगा एक बार। ठीक है, तो ये इसके बाद गुणनखंड हो गए। लिख लेते हैं सर 17 की अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए 17 ही आएगा। इसी तरह 23 के बाद गुणनखंड, 23 के अभाज्य गुणनखंड
23 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, 23 ही आएगा। और इसी तरह 29 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा, 29। अब देखो तीनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो 17, 25 और 29 का एचसीएफ मतलब में से। देखो अब इन संख्याओं में देखो कोई सा भी गुणनखंड कॉमन नहीं है, अर्थात कोई सा भी गुणनखंड कॉमन नहीं हो तो ऐसी संख्याओं में कॉमन गुणनखंड कितना होता है, एक। अर्थात एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है कि नहीं होता, एक सभी संख्याओं का सार्वगुणनखंड होता है। तो एक के अलावा यदि कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं हो तो ऐसी संख्याओं का में से हमेशा कितना होता है, एक। तो में से कितना हो जाएगा इसका, एक। अब इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 17, 25 और 29 का एलसीएम, 29 का एलसीएम, एलसीएम का मतलब लेस हिंदी में। और ये कितना होगा, देखो एक तो सार्वगुणनखंड हो गया, मैंने कहा था एक तो में से को लिख लो और में से के अलावा जो गुणनखंड बच रहे उनसे गुणा कर दो। तो इसमें 17 बच रहा है, इसमें 23 और इसमें 29। तो इसको गुणा कर दिया मैंने 17 से, इसको 23 से और इसको 29 से। अब देखो 17 को 17 से गुणा करेंगे और 17 को 1 से गुणा करेंगे 17। अब 17 को 23 से गुणा कर रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ 17 गुणा 23। तो 17 × 51 और 17 दूनी 34। 1, 5 और 4 9 और इधर आ जाएगा 391। तो 17 को 23 से गुणा करने पर तो कितना आ गया, 391। अब गुणा किससे कर देंगे, 29 से। तो 391 को 29 से गुणा करते हैं। हाँ 9 1 कम 9, 9 9 81 का 1 हासिल की 8, 9 30 27, 27 और 8 कितने हो गए, 35। फिर 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, 9 दूनी 18 का 8 हासिल की 1, 3 दूनी 6 1 7। तो ये तो हो गया 9, ये 3, 8 5 13 का 3 हासिल की 1। और ये कितना आ जाएगा, 7 और 3 10 और 1 11, 11,339, 11,339। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 11,339 होगा लेसेस का। तो मैसेज हो गया एक संख्या का, तीनों संख्याओं का, और लेसे कितना हो जाएगा, 11,339। तो ये तीसरे का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम तीसरे के तीसरे प्रश्न पर। तो इसको बता रहा हूं, देख लेते हैं तीसरे का तीसरा प्रश्न। ये 8,9 और 25 इनके हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। तो वही तरीका अपना, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 का भाग देंगे 8 में, 4 बार जाएगा, फिर वापस 2 का देंगे 4 में, 2 बार जाएगा, और फिर 2 में 2 का दिया तो 1 बार। गुणनखंड आ गए 2 2 और 2, 8 के दिए हो गए। इसी तरह किसका निकालेंगे, 9 का, 3 का भाग दिया 9 में, 3 बार चला गया, फिर 3 में किसका देंगे, 3 का, तो कितनी बार गया, 1 बार। तो ये इसके आगे 9 के। और इसी तरह किसके आ जाएंगे, 25 के। तो 25 में किसका जाएगा, 5 का, 5 बार चला गया, और 5 में किसका देंगे, 5 का, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो इस तीनों के गुणनखंड आ गए, लिख लेते हैं इनको। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड, 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2।
इसी तरह 9 के अभाज्य गुणनखंड, 9 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 3 गुणा 3। और इसी तरह है 25 का लिख लेंगे, 25 के अभाज्य गुणनखंड कितने? 5 गुणा 5, 5 गुणा 5। अब हम क्या निकाल लें? एचसीएफ निकालेंगे। तो 8, 9 और 25 का HCF या मैसेज, HCF या मैसेज। तो देखो मैसेज निकालने के लिए मैंने बताया था कि इनका सारा गुणनखंड निकालना पड़ेगा, अर्थात ऐसा गुणनखंड छांटना पड़ेगा तीनों में जो तीनों में कॉमन हो। तो कॉमन देखो यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 3 3 और यहाँ पे 5 5। इसका मतलब तीनों में कोई सा भी एक के अलावा कोई सा गुणनखंड नहीं है। तो ऐसी संख्याओं का मैसेज हमेशा कितना होगा? 1। इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था मैंने, जब कोई भी सारा गुणनखंड नहीं हो तो ऐसी संख्याओं का मैसेज हमेशा कितना होता है? 1। आप तीनों को क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 8 9 और 25 का एलसीएम, एलसीएम मतलब लेसन, क्या निकालेंगे? लेसन। तो लेसन निकालने के लिए सबसे पहले जो मैसेज दे रखा है उसको लिख लेंगे और उसके अलावा जो गुणनखंड बच रहे हैं उनसे गुणा कर देंगे। तो देखो इसमें देखो तीनों बच रहे हैं, इसमें 3 ये दोनों बच रहे हैं और इसमें भी ये दोनों बच रहे हैं। तो ये है 2 3 बार आ रहा है तो इसको लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। और इसमें कितनी बार आया? 3 2 बार, तो उसको लिख लेंगे गुणनखंडों को ऐसे जैसे। और इसमें कितना बच रहा है? 5 गुणा 5। अब गुणा करते हैं, देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब 8 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 8। 3 को 3 से गुणा किया वापिस 9 आ गया और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ। अर्थात ऐसी संख्या है जिनका मैसेज 1 होता है तो उनका लेसन निकालने के लिए हमको डायरेक्ट उन संख्याओं को गुणा कर देना है। देखो वापिस संख्या आ गई कि नहीं आई? 8 9 और 25। यहाँ भी कितना आ गया? 8 9 और 25। अर्थात ऐसी संख्या जिनका मैसेज 1 होता है तो उनका एलसीएम निकालने के लिए डायरेक्ट हम संख्याओं को भी गुणा कर सकते हैं। 9 8 72। अब 72 को 25 से गुणा करते हैं, 25 दूना 50 असल की 5 और 25 7 175 और 175 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया? 180। तो इनका लेसन कितना आ गया? 180। अर्थात इनका एचसीएफ तो कितना हो गया? 1 और एलसीएम कितना हो गया? 1800। तो ये अपना तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन है अपना एचसीएफ ऑफ 306, 657 बराबर 9 दिया है। तो निकालना है एलसीएम ऑफ 306 657 ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्या दे रखी है आपको, पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। इनका एचसीएफ हमको दे रखा है 9 और हमसे क्या पूछ रहा है? 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो संख्या दे रखी है तो पहली संख्या कितनी है? 306 और दूसरी संख्या दे रखी है अपन को 657। दूसरी संख्या कितनी दे रखी है? 657। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्योंकि अलग तरीके से होगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले प्रश्न में हमने हल किया था कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या
किसके बराबर होती है, अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये अपना सूत्र है, इसको लिख लेंगे। अर्थात जो संख्या दे रखी है उनका गुणनफल हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र को उल्टा लिख लेते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इधर है, तो सबसे पहले इसको उल्टा लिख लेते हैं। मैं लिख सकता हूं कि एचसीएफ गुणा एलसीएम, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, गुणा में आ जाएगी दूसरी संख्या। तो एचसीएफ तो कितना दे रखा है इनका, और यह दे रखा हम लोग, इसको लिख लेते दोबारा, एचसीएफ ऑफ 306 और 657, ये कितना दे रखा है 9, और हमको क्या निकालना है, एलसीएम, एलसीएम निकालना है किसका, 306 और 657 का, ये अपन को निकालना है। तो एचसीएफ दे रखा है तो एचसीएफ की जगह एचसीएफ लिख लो 9, एलसीएम नहीं है तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम लिख दिया। बराबर पहली संख्या कितनी है 306 और दूसरी संख्या कितनी है 657, 657। अब एलसीएम निकालना है तो संख्या क्या लग जाएगा इसमें, भाग, तो इधर तो लिख दिया मैंने एलसीएम, और इधर आ जाएगा 306 और गुणा में 657, और बटे में कितना आ जाएगा 9, बटे में कितना आ जाएगा 9। देखो 9 से इसको काट लेंगे, 9 तिये 27, 3 बच गया, और 9 चौक 36, कितनी बार भाग गया इसमें 34 बार, और नीचे बच गया 1, तो एलसीएम बराबर 34 गुणा 657, 34 गुणा 657। अब मैं इधर गुणा कर लेता हूं इसको, या फिर हम गुणा कर लेंगे 657 को 34 से, 4 7 28 का 8 हासिल की 2, 4 बन गए 20, 20 और 2 22 का 2 हासिल की 2, 4 6 का 24 और 2 26, 3 से गुणा करेंगे 3 7 21 का 1 हासिल की 2, 3 5 15 2 17 का 7 हासिल की 1, 3 6 18 और 1 19, ये तो हो गया 8 2 और 1 3 6 7 13, 13 का 3 हासिल की 1, 9 से 11 और 1 12 और 1 आ जाएगा, सॉरी 9 तो 11 और 1 12 हासिल की 1 लग जाएगी, तो कितना हो जाएगा 22,338। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 22,338, अर्थात जो संख्या दे रखी थी इनका एलसीएम कितना आ गया 22,338, और यही अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन अपना, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपकी प्राकृत संख्या n के लिए जो संख्या दे रखी 6 की घात n, इसके अंत में अर्थात इसका अंतिम अंक 0 हो सकता है या नहीं, ये चेक करना है। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी संख्या ले लेता हूं जिसके अंत में क्या हो 0 हो, जैसे 10 है। दूसरा हम क्या ले सकते हैं 20 भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 20 ले सकते हैं, और 30 ले सकते हैं, ठीक है। तो इन संख्याओं के एक बार गुणनखंड करके चेक कर लेते हैं कि गुणनखंड किस प्रकार के आएंगे। देखो इसका तो कितना हो गया 2 का भाग दिया और 5, इसमें कितने का दिया 2,
कितनी बार 10, फिर वापस 2 और 5, और इसमें कितना कर देंगे 2 का, फिर 3 का और फिर 5 का। ठीक है, तो देखो इसके गुणनखंड में 2 गुणा 5, इसका गुणनखंड कितना आ गया 2 की घात 2 गुणा 5, और इसका आ गया 2 गुणा 5 गुणा 3। अर्थात कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है तो उसमें कम से कम 2 और 5 गुणनखंड के रूप में होगा। एक बार तो आएगा, इसमें देखो 2 भी एक बार आ रहा है और 5 भी एक बार आ रहा है, अर्थात 2 की घात 1 और 5 की घात 1 इसका गुणनखंड है। इसी तरह इसमें 2 की घात 2 है और 5 की घात कितनी है 1 लिख सकते हैं इसको। अर्थात कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो उसमें हमेशा कम से कम 2 और 5 एक बार गुणनखंड के रूप में होगा, तो ही संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है इसके गुणनखंड करके चेक करेंगे। यदि गुणनखंड 2 की घात के रूप में आ रहे हैं और 5 की घात के रूप में आ रहे हैं तो संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो सबसे पहले जो 6 है उसके गुणनखंड करेंगे। जो संख्या दे रखी है अपन को 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड। अब देखो इसमें अभाज्य गुणनखंड किसके करेंगे 6 के, तो पहले 6 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 6 2 का भाग दिया 3 बार और इसमें कितने करेंगे 3, एक बार चला गया तो कितने गुणनखंड आ गए 2 गुणा 3। अब देखिए तो 6 के गुणनखंड आया 2 गुणा 3 और 6 के ऊपर घात कितनी लगा रखी है n, तो इसके ऊपर भी हम घात कितनी लगा देंगे n। अब देखो ब्रैकेट के बाहर जो घात होती है वो ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं के ऊपर भी लगती है। 2 की घात n और गुणा में 3 की घात n, तो इसके गुणनखंड कितने आ गए 2 की घात n और 3 की घात n। तो मैं और शून्य को, अर्थात इस संख्या में अंतिम अंक शून्य कब होगा, यदि उसके गुणनखंड किस टाइप के होते 2 की घात n और 5 की घात n के रूप के होते। तो मैं लाइन लिख देता हूं, किसी भी संख्या के शून्य पर, किसी भी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए, किसी भी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के गुणनखंड, उस संख्या के गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में होना आवश्यक है, के रूप में होना आवश्यक है। जहां n क्या है पूर्णांक दे रखा है उसने, तो पूर्णांक कहां से स्टार्ट होते हैं, सॉरी प्राकृत संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है प्राकृत। तो n का मान प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगी, 2 3 4 और 5, इस तरह से कहां तक जा सकते हैं अनंत तक, अर्थात n का कम से कम मान कितना होगा 1। अब एक चीज देखो, तो 6 के गुणनखंड कितने आ गए 2 की घात n और 3 की घात n, अर्थात 2 की घात n और 5 की घात n के रूप का नहीं है, इसका मतलब ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो लिख दूंगा मैं यहाँ पे, अतः 6 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, अतः 6 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। छठा प्रश्न है अपना, व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13
और दूसरी संख्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। मतलब दो संख्या दे रखी है वो देखते, ये संख्या है और दूसरी संख्या ये है, और ये पूछ रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, इसका कारण बताना है। तो देखो सबसे पहले अपन संख्या लिख लेते हैं, अपने पास संख्या कौन कौन सी है। तो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी अपनी, तो पहली संख्या अपने 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और दूसरी संख्या है अपने पास 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में 5। देखो इस संख्या को थोड़ा सा मैं और कॉमन लेके हल कर लेता हूं, तो यहाँ पे हल कर रहा हूं। देखो इसमें तो ये एक पद हो गया और एक ये पद हो गया। अब देखो दोनों पदों में कॉमन संख्या कौन सी है, यहाँ 13 है और इसमें भी 13 है, क्योंकि जब गुणा का चिन्ह होता है तो एक ही पद माना जाता है। इसमें तीन संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है और ये अकेली संख्या है, तो गुणा का चिन्ह होगा तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, तो यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे और गुणा का चिन्ह लगा देंगे और बची हुई संख्या को किसमें लिखेंगे, ब्रैकेट में। तो देखो यहाँ पे 13 बाहर ले लिया, तो यहाँ तो कितना बच गया 7 गुणा 11 और गुणा, अब 13 तो बाहर गया तो कितना बचेगा 1, क्योंकि जो कॉमन संख्या होती है उसका भाग देंगे हम 13 में, 13 का भाग देंगे एक बार तो 1 बचेगा। कितनी बचेगा 1, और प्लस में 13 में 13 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा एक बार, तो यहाँ कितना बचेगा 1। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो ये तो हो गया 13 गुणा 7 को 11 से गुणा किया तो उसके आसपास 77, और 77 में 1 से गुणा करेंगे 77, तो ये तो हो जाएगा 77 प्लस 1, और 77 प्लस 1 कितना हो गया 78। तो इसको हल करने पर कितना आ गया 13 गुणा 78, अर्थात इस संख्या के दो गुणनखंड आ गए अपने पास 13 गुणा 78। इसी प्रकार इस संख्या को भी हल करते हैं। देखो यहाँ तक पूरी एक संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई, और बीच में प्लस का चिन्ह, इसका मतलब दो पद दे रखे हैं, तो इन दोनों में से कौन सी संख्या कॉमन है, इधर 5 है और इधर भी 5 है, इसका मतलब कॉमन कौन सी संख्या जाएगी 5। तो मैं 5 कॉमन ले रहा हूं, तो 5 कॉमन लूंगा, गुणा का चिन्ह लगा दी, बची हुई संख्या ऊपर ब्रैकेट में लिखेंगे। इधर आ जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 5 तो बाहर ले लिया, इसका मतलब यहाँ तो कितना बचेगा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और देखो ये प्लस का चिन्ह है 5 बाहर ले चुके हम, तो यहाँ कितना बच जाएगा 1। अब गुणा करो इसको अंदर की संख्या से, अंदर की संख्या बचे में गुणा कर लो, क्या सुनते हो 42, और 42 को 1 से गुणा करेंगे तो ये तो 42 हो गया, गुणा 4 थी 12 और 12 दूनी 24, और 24 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 24, और प्लस का 1 है ही। अब देखो 24 को 1 से गुणा कर लेते हैं 42 से, तो 5 गुणा 24 दूना 48, 48 का 8, हासिल की कितनी हो गई 4, हासिल कितनी हो गई 4, 4 96, और 96 दो कितना हो गया 98, 96 दो कितना हो गया 98, सॉरी 96 और 4 जुड़ेगा हासिल का तो कितना हो जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100, तो कितना आ गया 1008। अब इसमें कितना जोड़ देंगे 1, 5, और ये कितना हो गया 1009, तो 5 गुणा 1009, ये अपने दो गुणनखंड आ गई संख्या। पहली संख्या के तो गुणनखंड आ गए 13 गुणा 78 और दूसरी संख्या का आ गया 5 गुणा 1009, 5 गुणा 1009। अब देखो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले भाज्य संख्या की परिभाषा होगी तभी तो बता सकते हैं भाज्य संख्या तो क्या ही है। तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे, मैं परिभाषा लिख रहा हूं, भाज्य संख्या
ऐसी संख्या जिसके एक के अतिरिक्त ऐसी संख्या जिसके एक के अतिरिक्त दो और गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके एक के अतिरिक्त दो और गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो भाज्य संख्या परिभाषा है ऐसी संख्या जिसके एक के अतिरिक्त दो और गुणनखंड हो तो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। अब देखो अपने पास संख्या ये वाली इसके दो गुणनखंड हो गए और एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है कि नहीं होता, इसका मतलब एक भी इसका गुणनखंड है तो एक के अलावा दो इसके गुणनखंड हो गए 13 और 78 और इसके गुणनखंड आ गए 5 गुणा 1009 तो एक के अलावा इसके कितने गुणनखंड हो गए 2 5 और 1009 तो ये भी भाज्य संख्या और ये भी भाज्य संख्या। तो नीचे लिख देंगे दी गई संख्याओं के दी गई संख्याओं के एक के अतिरिक्त दो अन्य गुणनखंड है इसलिए ये भाज्य संख्याएं हैं, इसलिए ये भाज्य संख्याएं होंगी, इसलिए ये भाज्य संख्याएं होंगी। ये अपना छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सातवां क्वेश्चन है अपना किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया एक चक्कर लगा रही है, इसको कितना मिनट लग रहा है चक्कर लगाने में 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट का समय लग रहा है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सबसे पहले इसको डायग्राम से थोड़ा सा समझा देता हूं। तो एक वृत्ताकार ये अपना मैदान है कोई और इस वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ वृत्ताकार ही रास्ता है। ये अपना हो गया रास्ता, ठीक है। और चक्कर कौन कौन लगा रहे हैं, एक तो सोनिया लगा रही है और दूसरा रवि लगा रहा है। मतलब पहले तो सोनिया, तो ये तो यहां से प्रारंभ कर रहे हैं तो ये अपना हो जाएगा प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। यहां से सोनिया ने इसके एक चक्कर लगाना स्टार्ट किया और एक पूरा चक्कर लगाने के बाद में इस स्थान पर आ गई। सोनिया के पीछे पीछे कौन चल रहा है, रवि चल रहा है। तो ये तो अपनी सोनिया हो गई, सोनिया, और ये कौन लगा रहा है, रवि। रवि चक्कर लगा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है
कि वो एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर जहां से उसने चक्कर लगाना शुरू किया था उस स्थान पर कितने समय बाद में मिलेंगे, ये प्रश्न है। तो सबसे पहले दोनों के द्वारा जो समय लिया गया उसको लिख लेंगे। तो सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लिया गया समय कितना मिनट ले रही हो? 18 मिनट। कितना मिनट ले रही है? 18 मिनट। इसी तरह रवि कितना ले रहा है? तो रवि द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लिया गया समय। रवि कितना समय ले रहा है? तो रवि को कितना समय लग रहा है? 12 मिनट। तो यह आ जाएगा 12 मिनट। अब देखो ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, एक के पीछे एक दौड़ रहा हो और एक साथ पूछे कोई कितने समय बाद में मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्नों में आपको हमेशा जो समय दे रखा है उनका एलसीएम निकालना है, वो अपना आंसर होगा। हो सकता है इस क्वेश्चन को चेंज करके इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि एक चोर है और एक उसके पीछे पुलिस वाला दौड़ रहा है। तो चोर दोनों की समय अलग अलग ले रहे हैं, तो चोर को पुलिस वाला कितने समय में पकड़ लेगा। तो ऐसे प्रश्नों में भी आपको क्या निकालना है? एलसीएम ही निकालना है। तो मिलने का समय मैं लिख देता हूं, प्रारंभिक स्थान पर दोनों के प्रारंभिक स्थान पर दोनों को प्रारंभिक स्थान पर दोनों के प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय। प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर एलसीएम ऑफ कितने जो समय दे रखा है एलसीएम, एक तो 18 मिनट ले रहा है, दूसरा 12 मिनट ले रहा है। तो 18 और जब इसको ले लेते हैं 18 व 12 का एलसीएम। तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो इस चित्र को आपको बढ़ाना नहीं है, इसको समझाने के लिए बनाया है। तो 18 और 12 का एलसीएम अपन डायरेक्ट निकालते हैं, यहां से दोनों को एक साथ गुणनखंड करके इधर तो लिख लेंगे 18 और इधर लिख लेंगे 12। 2 का भाग दिया कितनी बार जाएगा? 9 बार। यहाँ कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर 2 का दिया 9 में नहीं जाएगा, 9 का 9 3 बार जाएगा 6 में। फिर 3 का देंगे, 3 3 9, 3 1 कम 3, और फिर किसका देंगे? 3 का। तो कितने आ गए इसके गुणनखंड? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। और समय किसमें दे रखा है? मिनट में। तो मिनट ले देंगे लास्ट में। 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 3 36। तो कितने मिनट बाद में मिलेंगे? 36 मिनट बाद। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो नीचे में लाइन लिख देता हूं, अतः सोनिया व रवि 36 मिनट बाद
अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये अपनी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें तथा इसे लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।